एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जांपल अच्छे से समझ लिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक्स जो भी बात है, डेफिनेशन वगैरह सब समझ गए थे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो आपको पता ही है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, जब दो और दो से अधिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं तो उतने ही, जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही संख्या में हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, और फिर हम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ही, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो बात करेंगे सबसे पहले कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p and 1d orbitals have a comparable energy to form 5 new hybrid orbitals are called sp3 hybrid orbitals, and this process and this phenomenon is called sp3 hybridization। इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक दो चीज बता देते हैं। चीज ये है कि sp3d में अब देखिए d जो है उसके 5 होते हैं, जैसे dx y dz करके dx dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसमें अगर हम sp3d की बात करें तो इसमें तो सिर्फ एक ही d है, ठीक है ना, एक s 3p और एक d। तो कौन सा d? तो dz स्क्वायर, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऑन द एक्सिस ये होता है, ठीक है, ऑन द एक्सिस इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर sp3d2 की बात करें तो इसमें d2 है, तो d2 मतलब 2d ऑर्बिटल, तो 2d कौन कौन, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इस तरीके से हम समझ गए कि किस पे क्या लगेगा, sp3d में कौन सा d और sp3d2 में कौन सा 2d, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग sp3d की बारे में। तो सबसे पहले एक s लेंगे, तो s क्या कौन सा, 3s लेंगे, 3p लेंगे, 3y लेंगे, 3px 3py 3pz और 3dz स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 3p ही सब में क्योंकि हैव कंपेरेबल एनर्जी पहले लिखा हुआ है, एनर्जी के बीच में बहुत कम डिफरेंस होगा, स्मॉल डिफरेंस होगा, एनर्जी कैसा होगा, कंपेरेबल होगा। तो इस तरीके से एक s 3p और एक d जब इंटरमिक्स होता है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है, और इस पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमको इस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि इनके बीच में, इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मैक्सिमम डिस्टेंस से क्या होता है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम रिपल्सन होगा, जितना कम रिपल्सन होगा उतना अच्छा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसमें इस तरीके से हम लोग करते हैं क्या कि 3 इस तरीके से एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का तीनों का होता है, और बीच में क्या करते हैं, तो इस तरीके से लाइन इक्वेटोरियल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे देखिए एक हाइब्रिड, एक ऑर्बिटल्स को, दूसरा ऑर्बिटल्स को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, सबको कर रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका जो है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको तो एंगल पता ही चल गया कि इन दोनों के बीच में कितना 120 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, यहाँ से आपको समझ में आता है। तो ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो pCl5 का अगर हम बात करें तो pCl5 जो है वो यही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब हम एग्जाम्पल में बताते हैं कैसे pCl5 जो है वो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो सबसे पहले आप तो पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p 1d ऑर्बिटल्स have comparable energy to form 5 new hybrid orbitals are called sp3 hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp3d hybridization, ठीक है। sp3d hybridization इसमें 5 है परसेंटेज, एस कैरेक्टर देखें तो 20% इसमें हो जाएगा, क्योंकि 5 में से अगर s देखें तो 5 टोटल है, s1 है, तो 100 से करेंगे तो कितना होगा, 20% होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 20%, परसेंटेज पी कैरेक्टर देखे तो हो जाएगा 60%, और परसेंटेज डी कैरेक्टर देखे तो 20%। इस तरीके से आप पहले इसको अच्छे से बना लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ये नोट रहेगा तो अगला जो हम पढ़ाएंगे sp3d2 उसमें भी ये आपको फायदा करेगा। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फ्रॉम साइड हो जाते हैं जिससे आपको नोट करने में आसानी होगा, सुविधा होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट्स बना। अब देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल sp3d का, वो है आपका pCl5। तो pCl5 में सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम है हमारा फास्फोरस, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे आपको पता होगा।
वो प्रिंसिपल और ये सब हम बता चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप जाके देखिएगा और नहीं तो सीखिएगा पहले किस तरीके से। आप देखिए फॉस्फोरस में होता है 15, तो 1s2 2s2, 2 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। फिर 2p6, 6 में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 3s2 और फिर 3p3। ये होता है फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हम बात करेंगे किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना कुछ में, तो बात सारा जिम्मेवारी किस पे आ जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो 3s को जब हम ऑर्बिटल में फिल करने लगते हैं तो यहाँ तो ये फुल फिल्ड हो जाता है। 3p में जाते हैं तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है। अब इसमें क्या है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो पेयरिंग है ये कहीं और प्रमोट हो जाता है, तो हम चेक करते कि 3d, तो हाँ यहाँ 3d पॉसिबल है और वो वैकेंट होगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे 5 जो है 3 4 5, तो यहाँ पे एक आ जाता है, यहाँ से ट्रांसफर होकर के एक यहाँ चला आता है, यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखेंगे कि एक s का 3p का और एक d सब ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ये जब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है इसका? sp3d। कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है जी? sp3d। तो देखिए यहाँ पे वही हुआ, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर मोस्ट सेल में है, ये सब इनर इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई काम नहीं। आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं, तो s जो है कंप्लीट फुलफिल हो जाता है, p हाफ फिल्ड हो जाता है, इसमें d की पॉसिबिलिटी है जो कि वैकेंट है, तो यहाँ से ये प्रमोट होकर के एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाता है। एक s 3p एक d जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनता है? sp3d। तो जब sp3d बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता है क्या कि इस तरीके का शेप तो बना ही लेता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और क्लोरीन का देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो p5, तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सब में एक एक p जो है वह आप करके इसका पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से PCl5 बनता है। आपको पता होगा PCl5 कैसे बनता है? तो यहाँ से है फॉस्फोरस, यहाँ से है क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से है एक क्लोरीन और 2 का एक्सियल बॉन्ड बनता है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो 120 डिग्री का और एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री का। इस तरीके से हम समझ जाते हैं क्या कि PCl5 का स्ट्रक्चर है, इसका जो है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आप देख लीजिए ऐसे ही ये भी है सिमिलरली। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे मिटा के फॉस्फोरस लिख सकते हैं, सही, क्योंकि सेंट्रल मेटल है। और ये क्लोरीन है, आपको पता ही है, ये सब क्लोरीन है, 5 क्लोरीन, हाँ क्लोरीन है 5 को। ठीक है, इस तरीके से आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग sp3d2 के बारे में। ठीक है, ये अलग टाइप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में sp, sp2, sp3, sp3d पढ़ लिए हैं, 4 टाइप। अब 5वां टाइप जो हाइब्रिडाइजेशन का है sp3d2 पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो चारों में लिखा है, बस फर्क चेंज आपको बस उतना ही करना है कि 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल, बस इतना चेंज करके पूरा आप उसी डेफिनेशन में ये बस लिख दीजिएगा, आपको पूरा अच्छा डेफिनेशन हो जाएगा। फिर बात करें कि क्या होता है, तो एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, px, py, pz, ये इस सब जब इंटरमिक्स होता है px, py, pz, उसके बाद दो d में कौन कौन आएगा, तो यहाँ आएगा dx² y² और dz², दोनों का स्ट्रक्चर हम शुरुआत में ही बता दिए थे। अब इन सब से 6 ऑर्बिटल जब मतलब इंटरमिक्स होगा तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, जिसमें क्या हो कि ये सबसे दूरी पर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने का फायदा ये होता है कि रिपल्सन उतना कम होता है, और जितना कम रिपल्सन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मेटल इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके स्क्वायर बनेगा, 2 ऊपर एक इधर ऊपर, और ज्योमेट्री इसका बनता है ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है SF6। अब हम SF6 कैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है वो बात करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं।
अब बात करते हैं sp3d2 के एग्जाम्पल की, जो है SF6 के बारे में बात करते हैं। तो SF6 में क्या है, सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को इनर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में इनर इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3s, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कितना है 3p, ठीक है। तो यहाँ पे 3s तो फुलफिल्ड है, 3p में देखिए इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 पेयर कंप्लीट फुलफिल्ड है। यहाँ पे 3d पॉसिबल है और d जो है वो वैकेंट है। d कैसा है, वैकेंट है। तो यहाँ से प्रमोशन होकर के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और एक यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक यहाँ जाएगा और यहाँ से एक यहाँ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि 1s है, 3p है और d2 है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कैसा, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 किसका होगा, SF6 का होगा, ठीक है। फ्लोरीन का भी देखेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में भी है, तो इसी तरीके से वो जुड़ जाएगा। जैसे फ्लोरीन का देखेंगे तो फ्लोरीन में क्या होता है 9, तो इसका देखिए 1s2 2s2 2p5 2p5 1s2 2s2 2p5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से देखता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ जाता है और इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। SF6 कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है जी, sp3d2। शेप ज्योमेट्री इसका कैसा है, तो ऑक्टाहेड्रल, ये बात में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरीके से SF6 देख सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये प्रमोट होकर के जा रहा है, यहाँ से भी प्रमोट होकर जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, इस तरीके से sp3d2 हो जाएगा। तो आज की क्लास में बात की sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी तक हम केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 14th क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। ये 15th वीडियो लेक्चर था और इसमें जो सारे टॉपिक हम कवर किए हैं, अभी हाइब्रिडाइजेशन के लगातार पिछले 2 क्लासेस से बता रहे थे, जिसमें हम एक में आपको पूरा sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा बताया, कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। दूसरे में sp3 के बारे में, पहले वाले में sp sp2 sp3 के बारे में बताए थे, और आज की क्लास में sp3d और sp3d2 के बारे में बताए हैं। तो अगर ये सेशन, ये क्लासेज, इससे हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और बच्चों तक पहुंचे, जिससे कि उन्हें लाभ हो सके। तो अभी इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से नोट कर लें, नोट करते जाएं पूरे हर एक वीडियो का।